हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है पॉलिटेक्निक के इस यूट्यूब चैनल टोटल लर्निंग पर। तो दोस्तों आज हम लोग पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए जो बच्चे 2023 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दोस्तों आज हम लोग फिजिक्स का है ना बिहार पॉलिटेक्निक में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्न को आज करने वाले हैं। तो सभी स्टूडेंट्स दिल थाम के बैठिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है और आपको इस वीडियो के माध्यम से पता लगेगा कि आपके एग्जाम का जो क्वेश्चन है वह किस लेवल तक आ सकता है ना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और जो हमारे इस चैनल पे डेली लाइव क्लास चलता है पॉलिटेक्निक के लिए वह सुबह के 8 बजे से डेली चलता है। तो जो बच्चे अभी तक से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पॉलिटेक्निक की बेहतर तैयारी करना चाहते तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और डेली सुबह वाला क्लास 8 बजे वाला क्लास को जरूर ज्वाइन करो, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ले आए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला नंबर सवाल कहता है द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण है। आप सभी लोग मुझे बताएंगे द्वितीयक ईंधन का एक उदाहरण कौन सा है, प्राकृतिक गैस, जल गैस, कोयला या पेट्रोलियम। तो देखिए दोस्तों ये सब जो सवाल है आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जल गैस होगा, है ना। ये जो जल गैस है दोस्तों एक द्वितीयक ईंधन है और बाकी जो है प्राथमिक ईंधन गैस हो गया, कोयला हो गया और पेट्रोलियम हो गया। वैसे ईंधन जो प्रकृति के द्वारा सीधे तौर से हमें प्राप्त होता है उसे हम लोग प्राथमिक ईंधन कहते हैं। समझ में आया। वैसे ईंधन जो प्रकृति से डायरेक्ट हमको मिलता है उसको हम लोग प्राथमिक ईंधन कहेंगे। और कहता है द्वितीयक ईंधन समझिएगा जिस ईंधन को प्राथमिक ईंधन के सहयोग से बनाया जाता है ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक ईंधन कहते हैं। जैसे आप लोग समझिएगा जल गैस हो गया, वायु अंगार गैस हो गया, इस तरीके से। और बाकी जो हमारा कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया, ये तो डायरेक्ट हमको मिल रहा है तो ये प्राथमिक ईंधन हो गया, प्राइमरी फ्यूल हो गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा ये भी पूछा जा चुका है, निम्नलिखित यौगिक में से इनका न्यूनतम ऊष्मीय मान होता है। ऊष्मीय मान न्यूनतम किसका होता है, लकड़ी का, बायोगैस का, अल्कोहल का या फिर कोयला का। तो देखिए दोस्तों जो ऊष्मीय मान क्या कहता है, तो किसी ईंधन के 1 ग्राम को वायु की उपस्थिति में जलाने पर जितनी ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है वह ऊर्जा उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहलाता है। समझ में आया ऊष्मीय मान क्या होता है। तो यहाँ पे जो सबसे कम होता है दोस्तों वह होता है लकड़ी का। किसका होता है, सबसे कम किसका होता है, लकड़ी का होता है। और सबसे अधिक की बात करें तो सबसे अधिक दोस्तों हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। और यह भविष्य में ईंधन बनने वाला है ना। पता है हाइड्रोजन ईंधन का इस्तेमाल हो ही रहा है एरोप्लेन वगैरह में, रॉकेट वगैरह में। चलिए अगला सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरा। यहाँ पे कहता है प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है दृश्य किरण, अवरक्त किरण, पराबैंगनी किरण, एक्स किरण, ठीक है। आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल सवाल भी दिखेंगे दोस्तों। मैं यहाँ पे हर एक ईयर में से क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और इसी तरीके से हमारे चैनल पे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया जाएगा, फिर कंसेप्ट क्लासेस करवाई जाएंगी, फिर मॉडल पेपर करवाया जाएगा, फिर आप एग्जाम में बैठिएगा आप तो हल्का मचा दीजिएगा सर, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों आप सब लोग ध्यान रखें, ठीक है। वहाँ पे हो जाएगा पराबैंगनी किरण, है ना। पराबैंगनी किरण होगा दोस्तों, प्रत्येक गर्म वस्तु उत्सर्जित करती है पराबैंगनी किरण। चलिए अब अगला सवाल देखा जाए। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 कहता है निम्नलिखित में से, है ना, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेहतर नाभिकीय ईंधन है ना। नाभिकीय ईंधन कौन सा बेहतर, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आप सब लोग ध्यान रखिएगा यूरेनियम 235 एक बेहतर है, ठीक है। सबसे ज्यादा यूरेनियम 235 का ही इस्तेमाल किया जाता है नाभिकीय ईंधन में। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कहता है क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रहों की संख्या न्यूनतम है। निम्नलिखित ग्रहों में से किसके उपग्रहों की संख्या न्यूनतम है। तो उम्मीद है आप सभी को पता है पृथ्वी का 1 होता है। कितना होता है, पृथ्वी का 1 होता है। मंगल का 2 उपग्रह है। अरुण का कितना है सर, अरुण का यहाँ पे याद रखेंगे 27 है। और नेपच्यून है ना, इसको यूरेनस भी कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, यूरेनस, ठीक है, यूरेनस भी कहते हैं। और नेपच्यून को वरुण कहते हैं, इसका 14 उपग्रह है, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी दूरी सबसे न्यूनतम इकाई है।
यहाँ पे जो ऑप्शन है खगोलीय इकाई, पारसेक, प्रकाश वर्ष, किलोमीटर, इनमें से कौन सा सबसे न्यूनतम है? तो उम्मीद है आपको आंसर पता लग गया होगा। इसका आंसर हो जाएगा किलोमीटर। कुछ सवाल बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, कुछ सवाल मीडियम लेवल के आते हैं और 4 से 5 सवाल ऐसे रहेंगे जो बहुत ही ज़्यादा टफ रहेंगे। ठीक है, जो बनने लायक होंगे बट बहुत कम ही बच्चे उसको अटेम्प्ट कर पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर होगा दोस्तों किलोमीटर होगा, जो कि 1000 मीटर के बराबर होता है। प्रकाश वर्ष अप्रॉक्सीमेट कितना हो जाता है? 16 मीटर के आसपास हो जाता है ना। और पारसेक तो भाई 3.4 इंटू 10⁻16 प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बड़ा हो जाएगा। बाकी अगला सवाल देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का था अपवर्तनांक की इकाई क्या है? अपवर्तनांक की इकाई क्या है? डायोप्टर, डिग्री, मीटर या फिर इनमें इनकी कोई इकाई नहीं है। तो इसका आंसर आप सब लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, इनकी इकाई नहीं होती है, क्योंकि डायोप्टर अपवर्तनांक होता है वह क्या होता है दोस्तों? अपवर्तनांक क्या कहता है मालूम है? अपवर्तनांक कहता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और बटा में किसी माध्यम में प्रकाश की चाल, वही अपवर्तनांक होता है। और देखो चाल ऊपर भी है, चाल नीचे भी है, तो चाल का जो यूनिट और नीचे भी चाल का यूनिट खत्म हो जाएगा, एक बचेगा। क्या बचेगा? एक बचेगा। और एक तो भाई एक कांस्टेंट है, तो इकाई नहीं होता है। और बाकी अगर इसकी बात कर ले, ये डायोप्टर लेंस की क्षमता का है, डिग्री कोण का है, मीटर दूरी का है, ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 कहता है हमारा नेत्र है ना, हमारा नेत्र सके गुण का प्रयोग करता है। हमारा नेत्र किसके गुण का प्रयोग करता है? बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस या समतल लेंस? तो देखिए दोस्तों, जो हमारा नेत्र का जो लेंस है वह उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। हमारे आंखों में लेंस है और उस लेंस को हम लोग उत्तल लेंस कहते हैं। हमारे आंखों में कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, और इसीलिए यह उत्तल लेंस की भांति व्यवहार करता है। यह क्या करता है दोस्तों कि किसी वस्तु का जो रेटिना पे प्रतिबिंब बनाता है। देखिए आपसे सवाल पूछा जाए कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब दृष्टि पटल या फिर अंग्रेजी में उसी को रेटिना कहते हैं, तो रेटिना पर बनता है। और रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन हमारी आंख की इतनी कैपेसिटी है कि वह उल्टा बनता है लेकिन उसको सीधा करके हमको दिखाता है ना, हम किसी भी वस्तु को सीधा देख पाते हैं। ये मस्तिष्क का इतना पावर है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 कहता है कि कितने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा बनाते हैं? 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब समझ रहे हैं? 1 माइक्रो एम्पियर का मतलब हो गया 10⁻⁻6 एम्पियर, है ना। और धारा बनाती है तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो आई होप आपको पता लग गया होगा कि एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, Q बराबर यानी आवेश बराबर I इंटू टी, और फिर एक और फार्मूला होता है Q बराबर NE, है ना। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत से ये फार्मूला आता है और ये आवेश का फार्मूला है ना। तो ये दोनों फार्मूले को, ये दोनों ही Q को बता रहा है, तो ये आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? तो सो यहाँ पर से हम लोग क्या कह देंगे दोस्तों, NE बराबर I इंटू टी। तो N क्या है दोस्तों? यहाँ पे N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E क्या है? तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो सो इसीलिए अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको निकालना है, यहाँ पे साफ साफ कह दिया है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, तो N बराबर I इंटू टी बटा में E। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है दोस्तों? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। आई होप आप सभी लोग समझ गए होंगे। देखिए अब इधर में क्या हो जाएगा दोस्तों, 10⁻⁻6 हो जाएगा और बटा में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे सामने जो आंसर आएगा वो आएगा 6.25 इंटू 10⁻12। ठीक है, यही आंसर आएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसको ऊपर लेके जाइएगा, है ना। 10⁻⁻19 को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये घट जाएगा। ठीक है, और ये 1/1.6 को सॉल्व करोगे तो 6.25 आ जाएगा। ओके, अगला सवाल देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10वां कहता है यानी 10 कहता है कि एक सामान्य मानव नेत्र की दृष्टि रेंज कितनी होती है, यानी कि एक सामान्य मानव का आंख जो स्वस्थ हो वह कितनी से कितनी दूरी तक देख सकता है। तो वह देखो मैक्सिमम अनंत दूरी तक देखेगा, मिनिमम 25 सेंटीमीटर स्पष्ट देख सकता है। अगर 25 सेंटीमीटर दूरी पर आप किसी वस्तु को देखते हो तो अच्छे तरीके से देख सकते हो। अगर उससे यानी कि 10 सेंटीमीटर पर देखोगे तो अच्छे तरीके से नहीं देख पाओगे।
अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कहता है कि एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान है 0, 1 ओम, 0.5 ओम, अनंत। तो यहाँ पे आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, 0 होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो आप सभी लोग इन सभी प्रश्न को ध्यान रखेंगे दोस्तों। जो जो प्रश्न मैं करवा रहा हूँ ये सब बहुत बार रिपीटेड सवाल है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है एक 220 वोल्ट तथा 100 वाट के बल्ब को 110 वोल्ट के बीच से जोड़ा जाता है तो बल्ब द्वारा खपत शक्ति होगा। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, 220 वोल्ट पर जोड़ते हैं तो बॉल 100 वाट खपत करता है ना। अगर 110 वोल्ट पर जोड़ेंगे तो कितना खपत करेगा। तो देखिए इसमें दो फार्मूला लगेगा दोस्तों, आप सब लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहला फार्मूला लगेगा P बराबर, सॉरी यहाँ पे पहला फार्मूला आप सब लोग ध्यान रखेंगे, है ना। P बराबर V² बाई R और एक होगा R बराबर V² बाई P। तो सबसे पहला तो यही फार्मूला लगेगा क्योंकि हमको इन दोनों की सहायता से R निकालना होगा। ठीक है, इन दोनों की सहायता से R निकालना होगा और फिर उसके बाद हमको शक्ति पूछा जा रहा है, यानी कि फिर P निकाल देंगे। तो चलिए R निकालते दोस्तों। तो R निकालना हुआ आसान, V² बाई P कह रहा है। V का वैल्यू कितना है 220 का स्क्वायर यानी 220 गुने 220, ठीक है, और बट्टा में P कितना है 100। तो देखो यहाँ से 1 0 से 1 0, ये खत्म, यानी हमारे पास कितना आ गया 22 गुने 22, इसको रख दिए। अब P निकालते हैं तो P बराबर क्या हो जाएगा V² बाई R, है ना। अब V का वैल्यू हमको कितना रखना है 110 रखना है। तो 110 मल्टीप्लाई 110 बट्टा में 22 मल्टीप्लाई 22। ओके, यहाँ पर से कितना हो जाएगा, ये 10 टाइम्स, ये भी 10 टाइम्स, ये 2 टाइम्स और ये भी 2 टाइम्स, ये 1 1 और ये 5 और ये 5। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा 25 वाट, है ना, क्योंकि हमने P निकाला है इसीलिए ये वाट हो जाएगा। और ये जो हमने निकाला था ये ओम होगा क्योंकि हमने उस समय प्रतिरोध निकाला था। ओके, हमारा जो फाइनल आंसर आया वो आया 25 वाट। उम्मीद है आप लोगों को ये कैलकुलेशन समझ में आ गया। बहुत बार पूछा हुआ है, आपके एग्जाम में इस बार भी आने के चांसेस बन जाते हैं। चलिए अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 कहता है विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम किसने दिया था। विद्युत संश्लेषण या विद्युत विच्छेदन का नियम किसने दिया था, लेंज ने, मैक्सवेल ने, फैराडे ने या फिर बोर ने। तो यहाँ पे इसका आंसर आप सब लोग याद रखिएगा दोस्तों, है ना। माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने 1833 ईस्वी में नियम दिया था, है ना। 1833 ईस्वी में नियम दिया था, ठीक है, विद्युत संश्लेषण का। ध्यान रखिएगा, ईस्वी वगैरह सारा चीज़ ध्यान रखिएगा किसने दिया था। चलिए अब अगला सवाल देखा जाए। अगला सवाल ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है बहुत बार। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में मध्य उंगली किसकी ओर इंगित करती है। तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम क्या कहता है, 3 उंगली था, मध्यमा था, तर्जनी था, अंगूठा था। तो अंगूठा बल की दिशा बताता था, तर्जनी जो उंगली थी क्या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और मध्यमा धारा की दिशा बताती थी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। और तीनों उंगली एक दूसरे पे परस्पर लंबवत थी, इन्होंने ये भी कहा था फ्लेमिंग साहब ने। अगला सवाल देखिए, है ना। अगला सवाल कहता है दोस्तों मानव नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्राएं फिल इन द ब्लैंक्स द्वारा नियंत्रित होती है ना। मानव नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए कुछ होगा ना। तो देखिए इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा परितारिका। परितारिका उसको कहते हैं नियंत्रित करने के लिए। श्वेत पटल अलग होता है, दृष्टि पटल अलग होता है। श्वेत पटल जो मालूम है वो जो गोल गोल होता है ना उसको कहते हैं। और रेटिना जो हमारा जहाँ पे प्रतिबिंब बनता है लेंस से होने के बाद, जहाँ पे लेंस जब प्रकाश हमारे आंखों के लेंस से होकर गुजरती है, लेंस एक जगह कहीं पे एकत्रित करता है ना, उत्तल लेंस से तो एकत्रित करेगा, तो वो जो एकत्रित करता है उस जगह को रेटिना कहते हैं। फिगर आउट ऑफ बहुत अच्छे से समझिएगा, जब हम थ्योरी का क्लास करवाएंगे एकदम बढ़िया से फिगर वाइज समझाएंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 कहता है विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला यंत्र रियोस्टेट कहते हैं उसको। अंग्रेजी में रियोस्टेट कहते हैं और हिंदी में धारा नियंत्रक कहते हैं, ठीक है। अब प्रेषित्र पता है, वोल्ट मीटर पता है, गैल्वेनोमीटर पता है, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। अगला सवाल देखिए दोस्तों, न्यूमेरिकल टाइप का सवाल है। कहता है कि 2 गो लेंस है, ठीक है, 2 लेंस है। पहला लेंस का जो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर है जो कि उत्तल लेंस है,
और दूसरा है जो 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी है जो कि अवतल लेंस है। तो बताइए इन दोनों लेंस को संयोजित करते हैं तो उनकी फोकस दूरी क्या होगी, है ना। तो यहाँ पे चिन्ह परिपाटी का बहुत ही बेहतरीन ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, तभी जाकर के सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आप सब लोग चिन्ह परिपाटी का जब तक ध्यान नहीं रखिएगा तब तक गड़बड़ हो जाएगा। देखिए दोस्तों, उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होगा, उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होगा वो कितना होगा, 20 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि पॉजिटिव होता है, F1 बोल देते हैं। और जो F2 होगा यहाँ पे अवतल लेंस में वो -25 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, तो F1 F2 निकल गया, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, तो 1/f बराबर का, ये मेन है, फाइनल है, 1/f1 प्लस 1/f2। और देन आंसर आपके सामने आ जाएगा, कैलकुलेट करिएगा तो 1/f बराबर लिखेंगे 1/20 माइनस 1/25, क्योंकि ये माइनस जा करके आगे में माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो माइनस आप लोग देख रहे हैं ये आगे जाके माइनस में कर देगा पूरा। और जो फाइनल आएगा कैलकुलेट करने के बाद, जब आप लोग कैलकुलेट करिएगा तो आंसर आएगा 100 सेंटीमीटर, है ना। देखिए 1/20 माइनस 1/25 करिएगा, है ना, तो यहाँ पे 20 × 25 कर दीजिए, 25 माइनस 20, ठीक है, यानी कि 5/20, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 1 टाइम, है ना। अब 25 कितना हो जाएगा, 20 25 100 हो जाएगा, यानी 1/f बराबर कितना आ गया, 1/100। और देन 100, इसीलिए हमको तो f का वैल्यू चाहिए, तो उल्टा कर देंगे तो 100 सेंटीमीटर आ गया। क्यों, देख सकते हैं ना, तुरंत आ गया ना। तो कैलकुलेशन के आधार पे सवाल था। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की लंबाई वाला एक वस्तु रखी है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। प्रतिबिंब की प्रकृति तभी पता लगेगा जब प्रतिबिंब का वैल्यू निकल के आएगा। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा दोस्तों, प्रतिबिंब का वैल्यू निकालना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ क्या, एफ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए 15 दिया हुआ है ना। अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस में क्या होगा, -15 होगा, अभी हमने पढ़ा, है ना, -15 हो गया। अब फिर कहता है कि 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखा हुआ है ना। एक वस्तु कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है, 20 सेंटीमीटर की दूरी है। चलो भाई -20 कर दिए। अब हमको क्या पूछ रहा है, 5 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है, तो 5 सेंटीमीटर लंबा है, तो लंबा से तो हमको मतलब नहीं है, हमको तो इन दोनों से मतलब है। तो 1/v बराबर आप लोग आसानी से निकाल देंगे। 1/v बराबर कितना हो जाएगा मालूम है, 20 माइनस 1/15। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो मेरे ख्याल से आंसर आ जाएगा -16 सेंटीमीटर, यानी कि 60 सेंटीमीटर। फाइनल आंसर आएगा v का वैल्यू 1/16 आएगा, लेकिन जब v का वैल्यू निकालिएगा, कैलकुलेट करिएगा तो -16 सेंटीमीटर आएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, अभी आप लोग ज़्यादा विश्वास नहीं है तो कैलकुलेट करिए अभी फिलहाल, तो वो आंसर आ जाएगा। कौन सा, दर्पण सूत्र वाला फॉर्मूला लगाइए ना, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो वो वाला सूत्र से ही हम 1/v बराबर लिखे 1/u माइनस 1/f, वही वाला फार्मूला को आगे पीछे करके। ठीक है, और जब माइनस आ गया तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि हमारा वस्तु का पहले से कितना दूरी था, तो 20 था, तो ऑटोमेटिक बात है कि बड़ा हो गया। बड़ा कौन कौन सा है, तो कोई नहीं बड़ा दिख रहा है, एक ही गो में हमको बड़ा दिख रहा है ना। देख सकते हैं आपके सामने प्रतिबिंब बड़ा हो गया, बहुत दूर चला गया, प्रतिबिंब बहुत दूर चला गया। तो इसीलिए आप सभी लोग वास्तविक, उल्टा और मार सकते हैं। ऐसे फिर आपको आवर्धन निकालना पड़ेगा, चेक करने के लिए आवर्धन निकालिए। अब आवर्धन कितना आता है उसके अकॉर्डिंग भी आप बता सकते हो। आवर्धन का फॉर्मूला क्या कहता है, m बराबर क्या कहता है, -v/u, है ना। तो -v/u कितना आ जाएगा, फाइनल आंसर कितना आएगा, +60 हो जाएगा, माइनस हटाएंगे तो +60 हो जाएगा, /20 हो जाएगा, यानी कि जो आवर्धन आएगा कितना आएगा, आवर्धन आएगा u का वैल्यू भी माइनस था ना, तो m का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -3। ठीक है, और इस तरीके से भी कैलकुलेशन आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि चंद्रमा के धरातल से देखने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो आकाश का रंग काला दिखाई देता है। ठीक है, आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अगला सवाल है दोस्तों, ये भी सवाल बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, यदि वायु से जल का अपवर्तनांक
जल का अपवर्तनांक छूटा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे मेंशन मैं कर देता हूँ, अपवर्तनांक जो हुआ 4/3 है। तो जल से वायु का अपवर्तनांक, देखिए वायु से जल का अपवर्तनांक 4/3 है, तो पूछ रहा है कि जल से वायु का अपवर्तनांक, ठीक है। तो उल्टा कर दीजिए आप भी, यहाँ भी उल्टा, क्वेश्चन में भी उल्टा किया तो आप भी इसका उल्टा कर दो, 3/4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। कुछ भी रहे, 2/5 रहे चाहे 3/, देखिए अब कहता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 कहता है समान परिणाम के दो सदिशों का परिमाणी इनमें से एक के बराबर है तो सदिशों के मध्य कोण कितना होगा, तो 120 होगा। सर 120 कैसे होगा, तो देखो सबसे पहले परिणामी का फॉर्मूला याद है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है, सदिश का रिजल्टेंट का फॉर्मूला a² + b² + 2ab है ना, cos थीटा था, यही था ना रिजल्टेंट का फॉर्मूला। अब कह रहा है कि ये जो इन दोनों का वैल्यू आपस में बराबर है, तो आप कुछ नहीं करो, r = a², ठीक है, a² + a² है ना, क्योंकि बराबर है इसीलिए, तो यहाँ पे भी a² हो जाएगा, a × a कितना, a², और यहाँ पे cos थीटा। अब आसानी से आप लोग वैल्यू निकाल दोगे, अब आसानी से आप लोग निकाल दोगे, हाँ। और यहाँ पे कह दिया है कि जो परिणामी है दोस्तों इनमें से एक के बराबर है, यानी r का वैल्यू कितना है, a है, r का वैल्यू कितना है, फिर यही उतार देंगे, यही चीज़ r का वैल्यू कितना है। यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये साफ साफ लिखा हुआ है, यहाँ पे आप सब लोग देख सकते हैं है ना, कि परिणामी दो सदिशों का परिणामी इनमें से एक के बराबर है ना, तो यहाँ पे a लिख देते हैं। अब उसके बाद कैलकुलेट करिएगा, cos थीटा बराबर आ जाएगा -1/2, और cos थीटा बराबर -1/2 कितना होता है, 120 डिग्री के बराबर होता है। आप कैलकुलेट करिए, हम बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब, तो डायरेक्टली याद रखने वाला प्रश्न है, जो जब भी आप वेक्टर वाला पढ़िएगा तो ये सब तो याद करवाया जाएगा, ये सब टॉपिक, ठीक है। उम्मीद है आई होप आज के वीडियो आप सभी को पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास, ताकि इस चैनल पे भी बच्चे पॉलिटेक्निक की अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।